आरआरबी एनटीपीसी ज्योग्राफी बेस्ट क्वेश्चंस कंपाइलेशन आपके सामने है। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो जो बच्चे क्लास के अंतर्गत आए हैं एक बार बता देंगे कौन कौन छात्र क्लास के अंदर मौजूद है। तो इस क्लास को ठीक और मजबूत तरीके से करने के लिए तैयार हैं। तो ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बताइए कौन कौन यहाँ पर है। जो जो बच्चे क्लास में आकर जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम स्वागत आपका किया जाता है। और जो आशीष कुमार हैं और आपके कवि कमल राजौरा हैं, ठीक है, और जितने भी बच्चे क्लास में आए हैं आप सभी का स्वागत है। बीच बीच में आप सभी को भी बताया जाएगा कौन कौन छात्र क्लास में आए हैं, ठीक है। तो आपका भी बीच बीच में स्वागत मैं करता रहूंगा। ऐसा है कि एक बार में सबका स्वागत कर दिया तो सब चढ़ जाएंगे ना फिर, हैं? तो ध्यान से सबका स्वागत करा जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, रेडी हैं आप? देखो ज्योग्राफी जो है, कैसे हैं भाई तबियत? तबियत अभी ऐसी सो ही चल रही है, ठीक है। अब ये क्यों चल रही है? क्योंकि वैसे तो मुझे आराम करना था आज दिन में, बट आराम करने की बजाय मैंने आज रिकॉर्डिंग करी है पूरे दिन, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बैच था उस बैच में कुछ रिकॉर्डिंग्स की जरूरत थी, तो वो मैंने आज पूरे दिन में रिकॉर्डिंग ही पूरी करी है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह करने के बाद अब मैं आपके सामने आया हूँ। तो बताओ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खुल के खेल रहे होंगे, ठीक है। चलो तो जो जो बच्चे आए हैं जो कह रहे हैं कि क्या ये डुअल में है, तो डुअल में ही है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लास नंबर 8 है, जो जीएस 15 डेज थी कि 15 दिन हम जीएस को देंगे, उसमें से 8वें नंबर की क्लास है। दाऊ प्रणाम प्रणाम स्वीकार किया जाता है जो आपका, ठीक है। स्टार्ट कर, ओके। लीजिए फिर अगला प्रश्न आपके समक्ष। अगर मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें ज्योग्राफी के बारे में क्लियर कर दी जाए कि ज्योग्राफी में कुछ विशेष आपके टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। एनटीपीसी के कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, ज्योग्राफी के स्पेशल टॉपिक होते हैं। ज्योग्राफी के कुछ स्पेशल टॉपिक्स आपके होते हैं। स्पेशल टॉपिक्स आपको कुछ देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी के स्पेशल टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं इनको थोड़ा सा समझिएगा, वो कौन कौन से स्पेशल टॉपिक आपको ज्योग्राफी के देखने को मिल जाते हैं बताता हूँ। तो ज्योग्राफी के स्पेशल टॉपिक्स जो एनटीपीसी स्पेशल होते हैं, अगर मैं उनको देखूं, जो एनटीपीसी स्पेशल होते हैं, अगर मैं उनको देखूं, एनटीपीसी स्पेशल होते हैं, अगर मैं उनको ही देखता हूं, तो पहला होता है आपका भारत का अक्षांश विस्तार, भारतीय विस्तार, भारतीय, ठीक है, विस्तार आपको देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखने को मिलता है नदी तंत्र देखने को मिलता है, नदी तंत्र होता है। फिर आपको नदी तंत्र में भी आपकी 4 प्रकार से आपको नदियां देखने को मिलती हैं। देन हिमालय होता है, राइट, हिमालय होता है। हिमालय के बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऋतु, वर्षा ऋतु वगैरह जो होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटोलॉजी होता है, क्लाइमेटोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेटोलॉजी देखने को मिलेगा। तो ये क्लाइमेटोलॉजी के बाद आपका पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिलता है, पेनिनसुलर इंडिया आपको देखने को मिलता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत। बात खत्म। यही टॉपिक आपके जरूरी है, प्रायद्वीपीय भारत आपका। ये 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और आपका एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी रेडी हो जाएगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। और जो बच्चे तथास्तु की क्लास की डिमांड कर रहे हैं, बेटा 9 तारीख में है, वो आज 7 है, कल के गैप के बाद आज रात तक वो क्लास लग जाएगी और परसों वो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बात को समझिए। नदी तंत्र के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं, तो जादू मंत्र छोड़िए, नदी तंत्र देखिए। इसमें सबसे पहले इंडस आपको पढ़नी होती है, इंडस रिवर सिस्टम देखना होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखना होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको देखना पड़ता है। देन इंडस और ब्रह्मपुत्र के बाद गैंगीज देखना पड़ता है, गैंगीज यानी गंगा रिवर सिस्टम देखना पड़ता है। और लास्ट में आपको साउथ इंडियन रिवर्स देखनी पड़ती है, साउथ इंडियन रिवर्स देखनी पड़ती है, इंडियन रिवर्स आपको देखनी पड़ती है। क्या आपको पता है? ये सारे टॉपिक्स हमें देखने पड़ते हैं। मौसमी विज्ञान आपका होता है। वैसे देखने के लिए कुछ मिसलेनियस होते हैं, जैसे पासिस, लेक्स, ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। सॉइल्स, मिनरल्स, मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ये आपके मिसलेनियस टॉपिक जो आवश्यकता होने पर पढ़ाए जाते हैं। नमस्कार नमस्कार मेरे लाल, करें कमाल। स्टार्ट कर रहे हैं हम भारतीय विस्तार से कि इंडिया का एक्सटेंट कैसा है। इसको अंग्रेजी भाषा में इंडियन एक्सटेंट के तौर पर जाना जाता है। इंडियन एक्सटेंट के तौर पर हम जानते हैं इसको, इंडियन एक्सटेंट के तौर पर हम इसको जानते हैं। इंडिया का एक्सटेंट कैसा है, यानी भारत का विस्तार कैसा है, वो आप समझिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो रेडी हैं आप? बहुत बेहतरीन। जो बच्चे आवाज बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने फोन की आवाज बढ़ा लीजिए। बेटा चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा अच्छे स्तर की पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूं,
इसके पीछे का कारण है कि हम संरचनात्मक तरीके से पढ़ाते हैं। ये नहीं है सुबह उठे आज बच्चों का कैसे पागल बनाना है, उसके लिए बच्चों को मैं 50 सवाल करा के भाग जाऊं, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ाएंगे सटीक तरीके से, क्यों पढ़ रहे हो वो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स को बहुत तगड़े तरीके से। जैसे पहला ही प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब पोजीशन ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलती है वो कहां कहां है। सर पोजीशन ऑफ इंडिया अगर हम समझते हैं कि इंडिया की पोजीशन कहां कहां पे है, ठीक है, केवल क्वेश्चन होंगे, थ्योरी नहीं होगी। थ्योरी के लिए अलग से हमारी वीडियो आने वाली है, थ्योरी की वीडियोस रेडी हो रही हैं, मैं समय मिलने पर उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एक दूसरे अध्यापक को मैंने लपेट दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो समझते हैं क्या भारत पूरी तरीके से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो पोजीशन है, ये इक्वेटर है और ये है आपका प्राइम मेरिडियन है। इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है, मेरिडियन है, ठीक है, मेरिडियन इसको बोलेंगे, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देशांतर। लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर है। यह इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। अक्षांश आपको देखने को मिलता है 0 डिग्री। तो कमाल की बात यही है कि जी हाँ, उत्तरी इसी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इनकी पोजीशन भी कई बार पूछ ली जाती है। इसका 8 डिग्री 4 मिनट पे कौन सा पॉइंट है सर? यहाँ पे आपका केप कमोरिन है, यहाँ केप कमोरिन आपका है, यहाँ इंदिरा कोल आपका यहाँ पर है। इंदिरा कोल कहाँ? पीओके में है। इंदिरा कोल आपका पीओके में है। इंदिरा कोल दिस इज इन पीओके, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भारत का अधिकतम विस्तार, जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार यहां तक फैला हुआ है, अंडमान निकोबार यहां तक फैला हुआ है मेरे लाल। अराकान योमा पहाड़ी का हिस्सा ही अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार अराकान योमा पहाड़ी का ही हिस्सा है। तो कमाल की बात है, दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, पहला दूसरा दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो याद रखेंगे। अगला सवाल ये दूसरा सवाल पूछा है कि भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन ढूंढना है किसके बारे में? जो आपको यहां पर देखने को मिलती है मेरिडियन लाइन, इसको मेरिडियन लाइन बोलते हैं। मेरिडियन लाइन इसको बोला जाता है, मेरिडियन लाइन आप बोल सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, दिस इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। हम बात करते हैं, जैसे यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निकलता है, बिल्कुल निकलता है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल है, +5:30 है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। भारतीय समय रेखा भारत के कुल 6 राज्यों से होकर गुजरती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये केवल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है निबानी? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, क्योंकि यह आपकी 5 स्टेट से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आपका आंध्र प्रदेश, आपको यही देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई समस्या रही होगी। आप खतरनाक तरीके से इस चीज को भी समझ पाए हैं, और ये कमाल की बात है कि यार आप अच्छे छात्रों की सूची में हैं कि आप इस तरीके की चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाए हैं। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। हम इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, याद रखना। दोबारा से आप समझ लीजिए। स्टेट कौन कौन? सर स्टेट नहीं बताए। अच्छा, ले भाई लिख ले। यूपी, एमपी, CHH छत्तीसगढ़, ODI उड़ीसा एंड यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, आपको देखने को मिलती है। और लास्ट आपका इसमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। लास्ट आंध्र प्रदेश है जो आपको यही देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें कोई समस्या भी आपको नहीं, अच्छे लेवल पर आप समझ पाएंगे। तो दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको हम याद रखेंगे सर। ठीक है, याद रखिएगा। नोट किया आपने? शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? पश्चिम से पूर्व में क्रम में व्यवस्थित इनको करना है, पश्चिम से पूर्व में इसको व्यवस्थित करना, बताइएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आना चाहिए था। 8 राज्यों से होकर गुजरती है गुजरात, देन राजस्थान। गुजरात राजस्थान यहां से निकलती है ना बेटा, गुजरात राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी निकलेगा, फिर यहां से एमपी,
फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय आपको देखने को मिलता है। मेघालय आपको देखने को मिलता है। तो अगर क्रम इसका देखा जाए कि सर इसका क्रम किस प्रकार से है, इसका क्रम किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो करेक्ट क्रम इसका 1 2 3 4 5 बिल्कुल सटीक दिया हुआ है। ये सटीक क्रम है। मैंने एड ऑन जो करे हैं वो अलग से कर दिए हैं। एमपी ये करेक्ट एड ऑन कर दिया। मेघालय भी आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे कि सर मेघालय भी है, त्रिपुरा के बाद मेघालय है। क्या मेघालय है? यही तो होगा। शाबाश। मुझे कुछ इसी प्रकार के छात्रों की जरूरत थी जो याद रखे। बेटा मिजोरम है, किस दिन समझ में आएगी? मेघालय यहाँ है ही नहीं, ये मेघालय है, ये मिजोरम है मेरे लाल। मिजोरम होगा लास्ट, जो रम पीता है, जो रम पीता है वो मिजोरम है। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में बढ़िया प्रकार से। आपको किसी भी स्तर पर भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप। ओके, बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथे नंबर का सवाल है। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार इसके पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है। ये स्टेटमेंट है, मतलब ये तो है आपका 32-14 और ये है आपका 29-33। ये 32-14 है, ये 29-33 है, किलोमीटर्स में है आपका। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि सर ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी लगभग समान रहती है। ये स्टेटमेंट भी एकदम झकास है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर यह बात स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि हाँ जी, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसी वजह से ये विस्तार भी आपका कम है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, व्याख्या भी सही करता है। अगर आप जाएंगे अक्षांश रेखाओं की तरफ, इनकी जो दूरियां हैं वो बराबर रहेंगी, लेकिन ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो इनके देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती रहती है और देशांतर रेखा एक तरीके से देखा जाए तो शून्य हो जाती है। राइट, शाबाश। अगला प्रश्न ये रहा, 5वें नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? बताइए जरा, बगैर परेशानी के। देखो, इन सब के बारे में आपको बताना होगा कि किस तरीके से घिरता है, किस तरीके से नहीं घिरता है। बताएं सर जी, बताइए सर जी। देखो, सबसे पहले सिक्किम है। सिक्किम आपका किस किस से घिरा हुआ है? सर नेपाल, भूटान और चाइना, तीन तरफ से घिर गया, सिक्किम करेक्ट होगा। अरुणाचल को देखिए सर, तो अरुणाचल प्रदेश आपका भूटान, चाइना और म्यांमार, बिल्कुल सर ये भी घिर गया। त्रिपुरा, सर ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों ओर से। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करता हूं, वेस्ट बंगाल आपका जो देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा आपका यहां पर आता है, यहां बांग्लादेश हो जाएगा, यहां बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। एक तरफ आपको यहां, मतलब अगर ये मैप गलत है एग्जैक्टली, ये मैप एग्जैक्टली गलत बना हुआ है, लेकिन अगर मैं यहां इसको दर्शाना चाहूं, वेस्ट बंगाल को अगर मैं दर्शाना चाहूं तो यह घिरता है। राइट, ये घिरता है, ये तीनों ओर से घिरता है भाई, तीनों ओर से घिरता है। अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बताऊंगा तो यह बिल्कुल तीनों ओर से घिरता है, इस बारे में पूरी तरीके से याद रखेंगे। ये सारे के सारे घिरते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए मैप भले ही गलत लगा है, लेकिन ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये किस किस की सीमाओं को घेरता है? सर यह नेपाल, भूटान, नेपाल को घेरता है, भूटान को घेरता है और बांग्लादेश को घेरता है, एंड बांग्लादेश को घेरता है, बांग्लादेश को घेरता है। तो बहुत सिंपल सी बात हुई कि उपयुक्त सारे के सारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। राइट, जी हाँ। आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल है, 6वें नंबर का है। ड्यूरेंट रेखा भारत और श्रीलंका के बीच, अच्छा मैच द फॉलोइंग है मेरे लाल। ड्यूरेंट भारत और अफगान के बीच में है, एक छोटा सा हिस्सा है, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास का है। राइट, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा पहले ही कॉन्सेप्ट में बनना है। पाक जल डब्नू बंध है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आएगी। नमस्ते देवशीन भाई। 7वां सवाल, भारत की तटरेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। पहला ये स्टेटमेंट आपके सामने है कि जो गुजरात की तटरेखा आप देखते हैं, ये सबसे लंबी तटरेखा आपको गुजरात की देखने को मिलती है। अगर मैं इसके बारे में ही समझाने लगूं कि हाँ भाई, जो आपकी इसकी तटरेखा है, ठीक है, भारत की टोटल तटरेखा कितनी है? सिर्फ भूमि की तटरेखा 6100 है, द्वीपों के सहित 7516 है। अगर भारत की टोटल लेंथ देखता हूं, टोटल लेंथ अगर मैं देखूं, टोटल लेंथ अगर मैं देखूं तो वो 6100 है। विद बाउंड्री अगर देखूं तो वह 7516 है।
अगर मैं बात करता हूं टोटल विद आइसलैंड्स की, मैं बात करता हूं कि आइसलैंड के साथ कितनी है। अब विद आइसलैंड्स की हम बात करते हैं, विद आइसलैंड्स वो 7516 आपको देखने को मिल जाएगी, 7516 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी, राइट, विद आइसलैंड से। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत सही जवाब क्या, देखिए सर जी, पहला है कि गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी, स्टेटमेंट परफेक्ट है। भारत के कुल 9 राज्य और 8 यूटी तटरेखा साझा करते हैं, 9 स्टेट्स हैं जिनके अंतर्गत आपकी तटरेखाएं हैं। अगर हम बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है कि बिल्कुल है। दूसरा है गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, ठीक है, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, स्टेटमेंट भी सही है। सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की है। तो करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही सही है। याद रखेंगे, शाबाश। अगला सवाल ये रहा आपके पास 8वें नंबर का, 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, बताइए। 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करेगा। आपके सामने सवाल इतना जोरदार है, सीधा पूछ रहा है कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। सबसे पहले हम 9 डिग्री चैनल को देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं मेरे लाल 9 डिग्री चैनल, फिर 8 डिग्री भी देखना है, 9 डिग्री भी देखना है, और 10 डिग्री भी चैनल देखना चाहोगे, 10 डिग्री बता दो। डंकन पास भी देखना चाहोगे, वो भी बता देता हूँ। 10 डिग्री चैनल भी है, डंकन पास भी आप देख लीजिए, डंकन पास भी आप देख लीजिए, डंकन पास भी आप देख लीजिए, ठीक है, याद रखेंगे। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बार बात को समझिए, 8 डिग्री जो चैनल है ये मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है। किसको, मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है, मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है। ये मिनी कॉय और मालदीव को अलग करेगा, मिनी कॉय एंड मालदीव को अलग करेगा, राइट। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा सर, सर यह मिनी कॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करेगा, मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करेगा, याद रख लेना, मिनी कॉय को लक्षद्वीप से, मिनी कॉय लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो मेन है आपको, राइट। 10 डिग्री जो होगा अंडमान निकोबार को, अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, निकोबार से अलग करेगा। जबकि जो डंकन पासेज है, डंकन पासेज है, ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करेगा, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करेगा, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करेगा, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में ये अलग करेगा, लिटिल अंडमान को अलग करेगा, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करेगा। ये स्टेटमेंट इसमें सटीक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 9वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्थलीय सीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, घटते क्रम में देशों का सही क्रम। भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ लगती है, बताइए, मजा आ जाएगा, गजब। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ लगती है। कई बार लोगों को लगता है कि देखो पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी बाउंड्री लग रही है, सबसे बड़ी बाउंड्री हो, देख रहे हो कितनी बड़ी बाउंड्री लग रही है, कितनी बड़ी बाउंड्री होगी, राइट। क्या ये सबसे बड़ी बाउंड्री है, नहीं सर, सबसे बड़ी बाउंड्री तो 40-96 किलोमीटर है जो बांग्लादेश की है। सबसे बड़ी बाउंड्री तो सर बांग्लादेश के 40-96 किलोमीटर, अगर देखें 40-96 किलोमीटर है जो सबसे बड़ी बाउंड्री है। वहीं नेपाल की बाउंड्री सबसे छोटी है, नहीं सर, अफगानिस्तान की बाउंड्री सबसे छोटी है। बट इस क्रम से अगर हम देखें तो सबसे छोटी तो भाई यही होगी, सबसे छोटी तो यही होगी, नेपाल ही होगी। वैसे तो अगर देखा जाए ये अफगान होना चाहिए था, अफगान होना चाहिए था, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, क्योंकि अफगान के साथ छोटी सी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। मजा आया, बेहतरीन। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका सटीक है। अगर मैं बात करता हूं इंडिया की टोटल जो बाउंड्री है, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्री ऑफ इंडिया कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय, सर भारत की स्थलीय यानी कोस्टल बाउंड्री कितनी आपको देखने को मिलेगी, 15,200 किलोमीटर। अच्छा आप ये सोचोगे कि मैं धीमा धीमा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, धीमा धीमा क्यों बोल रहा हूं, ये पता है आपको, क्योंकि आज रात को मैं तकरीबन 10 घंटे की क्लास करवाने वाला हूं, रात 9 बजे से लेके, और खुल के खेलेंगे सुबह 4 बजे तक, इसलिए धीमा धीमा बोल रहा हूँ।
ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में बताइए। यह द्वीप समूह कोरल्स का बना हुआ है, द्वीप समूह कोरल्स का बना हुआ है। ओवरऑल यहाँ 36 द्वीप है, रहने लायक केवल 10 ही है। ओवरऑल यहाँ 36 द्वीप है, रहने लायक केवल 10 ही है। अरब सागर में है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रॉट है, ये भी सही है। पिटली द्वीप जहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य, मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली पर बिल्कुल भी नहीं है, कि पिटली पर जाकर मनुष्य पिट जाते हैं, पिटली पर जाकर मनुष्य पिट जाते हैं, इसके बारे में भी याद रखना। कमाल की बात यहाँ पर यह होगी, यहाँ टोटल 36 द्वीप है, रहने लायक केवल 10 है। टोटल द्वीप कितने हैं? 36 हैं। टोटल द्वीप कितने हैं मृगाल? टोटल द्वीप 36 हैं, और जिसमें से लिवेबल कितने हैं? लिवेबल केवल और केवल 10 ही हैं। यानी जो रहने योग्य हैं वो केवल 10 ही हैं, जिन पे रहा जा सकता है, रहने योग्य हैं वो 10 ही हैं। राइट, बेहतरीन। अगला प्रश्न, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार यूटीज में है और वो किस तरीके से फैला हो? अगर आप पुडुचेरी को देखेंगे, पुडुचेरी को देखेंगे तो इसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यूटी कहां कहां? तमिलनाडु में आपका कौन कौन सा है? कराईकल, कराईकल और पुडुचेरी आपका है, पुडुचेरी आपका है, कराईकल और पुडुचेरी। वहीं अगर मैं समझाना चाहूं आंध्र प्रदेश में कौन सा है? सर आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है यवन, और यहाँ कौन सा है? केरला में माहे। इस प्रकार से करके 4 हो जाएंगे, माहे, यवन, कराईकल, पुडुचेरी। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि पुडुचेरी कुछ इसी प्रकार से। पुडुचेरी की स्थापना किसने करी है? ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री में मैं बहुत पढ़ाता हूँ। पुडुचेरी के एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? पुडुचेरी का एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाएगा बताइए कि सर इसकी जो स्थापना है वह किसके द्वारा की जाएगी, वो बताइए बगैर परेशानी के, क्योंकि यह इंडिया के बाहर हुई है। ठीक है, क्या हुआ? बताइए। देखो, अगर हम बात करते हैं पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों ने बसाया है। पौंडीचेरी को किसने बसाया है? फ्रांसीसियों के द्वारा पौंडीचेरी को बसाया गया है। इसको फ्रांस के लोगों ने बसाया, फ्रांसीसियों के द्वारा बसाया गया, फ्रांस के लोगों ने इसको बसाया है, फ्रांसिसिस। अब अगर फ्रेंकियोस के द्वारा बसाया जाता है तो फ्रेंकियोस मार्टिन आपको देखने को मिलते हैं, वो इसको बसाते हैं 1674 में। दिस इज बाय फ्रेंकियोस मार्टिन। 1674 में फ्रेंकियोस मार्टिन ने इसको बसाया है। फ्रेंकियोस मार्टिन, मार्टिन ने इसको बसाया है, फ्रेंकियोस मार्टिन ने इसको बसाया है, ध्यान रखना थोड़ा सा। 12वें नंबर का सवाल है, भारत के भौगोलिक केंद्र संदर्भ में जीरो माइल स्टोन कहां पर है? वेयर इट इज लोकेटेड जीरो माइल स्टोन, बताओ। ये सवाल भी काफी अच्छा है, जीरो माइल स्टोन वाला। क्या कहते हैं? जीरो माइल स्टोन भी समझते हैं ना, अच्छा सवाल है, बिल्कुल अच्छा है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ये वर्तमान में कहां पे वो बताइए। सब वर्तमान में तो ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में वर्तमान में है। बट जीरो माइलस्टोन, अंग्रेजों ने नागपुर को भारत का भौगोलिक केंद्र मानकर जीरो माइलस्टोन कहा था। अनडिवाइडेड इंडिया के अंतर्गत ये कटनी एमपी में था, करौंदी के पास। अनडिवाइडेड इंडिया जब अविभाजित भारत था, अविभाजित भारत जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, अविभाजित भारत था, तो करौंदी नाम की जगह, करौंदी, करौंदी जानते हो कहां पर है? करौंदी एमपी में। करौंदी एमपी में जीरो माइलस्टोन है कि यहां भारत का मध्य बिंदु है, करौंदी में था। बट अगर हम बात करें वर्तमान में, भारत का भौगोलिक केंद्र वैसे विदिशा जिले में माना जाता है, बट है नहीं। माना जाता कहां पे है, होना कहां पे चाहिए? करंटली है कहां पे? करंटली है विदिशा में, विदिशा एमपी में। करंटली विदिशा मध्य प्रदेश में है, विदिशा एमपी में है। बट कमाल की बात यह है कि विदिशा एमपी में भले ही है, बट ब्रिटिशर्स इसको यहां नहीं मानते। अखिल भाई समझ में आई? ठीक है, चलिए। ठीक है, आज मैं बहुत दिन बाद अपना रथ इधर मोड़कर लाया हूं। चलो, आज तुम्हारे रथ में यही पिंचर कर दूंगा ताकि आप यहां से भाग ही ना पाए। अद्भुत बातें। हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिंद महासागर में इंडिया की पोजीशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। हिंद महासागर में भारत की पोजीशन कैसी है बताइए। सर, हिंद महासागर में भारत की पोजीशन के बारे में हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है इंडिया। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप का पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण देता है। परफेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजेड की सीमा 200 समुद्री माइल्स तक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारी क्षमताएं हैं। अगर ये टेरिटोरियल के बारे में बात करूं कि हमारी क्षेत्रीय सीमा कहां तक होती है,
अगर मैं क्षेत्रीय सीमा की बात करूं, वो कहां तक, महासागरीय सीमा कहां तक है, क्षेत्रीय सीमा कहां तक है, ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री कहां तक है। अगर मैं यही पूछूं महासागरीय सीमा कहां तक है, महासागरीय सीमा कहां तक है, महासागरीय सीमा कहां तक है, वो बताइए। इसको ओशन बाउंड्री बोला जाता है। ओशन बाउंड्री कितनी होती है। अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जोन कहां तक है, ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर है मेरे लाल, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा। अगर मैं क्षेत्रीय सीमा की बात करूं, ये 12 एनएम तक होता है, 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक होता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ओशियंस की बात हम करते हैं, तो क्षेत्र सीमा को कितना बताया गया सर, क्षेत्र सीमा को हमेशा ही 12 नॉटिकल माइल्स बताया गया है। वहीं महासागरीय सीमा को 100 नॉटिकल माइल्स बताया गया है। नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे, बेहतरीन बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। 14वें नंबर का प्रश्न बताइए, भारत के सुदूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट्स के संदर्भ में बताओ, उत्तरी कौन सा सही सुमिलित नहीं, रॉन्ग कौन सा है। आपको यहां देखने को मिल रहा है रॉन्ग, आपको बता, बिजनौर की डरटे से प्रणाम, बिजनौर के डरटे का प्रणाम लिया गया है। अद्भुत बातें हैं, क्लास में काफी खुशामदीद माहौल हो रहा है, बच्चे आपस में काफी प्रेम भाव से रहते हैं क्लास के, क्या बात। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका कन्याकुमारी केप कमोरिन है, पश्चिमी गुहार मोती है, पूर्वी बिंदु दीफू है। पूर्वी बिंदु, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये दीफू नहीं है। पूर्वी बिंदु मुझे ऐसा लगता है कि ये दीफू नहीं है पूर्वी बिंदु, क्योंकि अगर मैं पूर्वी बिंदु की बात करता हूं तो ये कभी दीफू नहीं रहा, जबकि अगर हम पूर्वी बिंदु की तरफ जाते हैं तो ये किबितू है, ठीक है, याद रखना। अंजी डिस्ट्रिक्ट में किबितू है। अंजी जिला है, अंजी अंजी जिला है, अंजी जिला। और अंजी जिला आपको कहां देखने को मिलता है, अंजी जिला है, और अंजी जिला देखने को कहां देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका नाम है किबितू, आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न ये रहा, बताइए, यदि आप कोहिमा नागालैंड से कोट्टायम केरल की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको कितने राज्य पार करने पड़ेंगे। केरल को हटाकर आपको बताना है, केरल को हटाकर आपको बताना है कि कितने राज्य आपको पार करने पड़ेंगे। केरल को हटाकर बताइएगा, केरल को इंक्लूड करके मत बताना, क्योंकि बीच में कितने राज्य हैं वो केरल को हटा के ही आपको बताना पड़ेगा, ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर परेशानी की एक तरफा बता दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आगे। बताइए फटाफट से, अब हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था मेरे भाई, चलो हम बात करते हैं। नहीं नहीं, अपने आप लड़ाई रुक जाएगी भाई, जब सिलेक्शन नहीं होगा किसी एक का तो अपने आप लड़ाई रुक जाएगी। बात करते हैं, करेक्ट आंसर इसमें 5 ही होगा, कारण क्या है, पहला असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, 5 ही होगा।
ठीक है, ये सवाल आपके यूपी स्पेशल में आ रहे होते हैं वैसे तो, बट एनटीपीसी में भी आने के हायर चांसेस हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, याद रखना। एड को स्टॉप करने के लिए गया था मैं, एड्स वगैरह जो आ रहे थे उनको रोकने के लिए गया था कि एड्स ना आए। और बाकी है आपको एड ऑन किया है। पहले इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं, देन हम पढ़ेंगे इसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सारा डाउनलोड कर दिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस लगाते हैं किसके, बताओ किसके, इंडस के करें सबसे पहले, इंडस के कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको, है चलो ठीक। इंडस रिवर सिस्टम को आप समझिए, ये लीजिए इंडस रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी के उद्गम और प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से होता है। सिंधु नदी जो निकलती है वो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो बोखरचू ग्लेशियर है, ये हम बात करते हैं बोखरचू ग्लेशियर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह कहाँ है सर, यह ग्लेशियर जो आपको देखने को मिलता है, या फिर अगर कहें जो तिब्बतन श्रृंखला है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। परफेक्ट है। भारत में यह केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहता है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। यह स्टेटमेंट 2019 से पहले तो सही था, 19 से पहले तो सही था, वर्तमान में ठीक नहीं है। यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए गहरा गॉर्ज बनाती है, बिल्कुल बनाती है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही है। अगर हम बात करते हैं ये दमचौक से प्रवेश करती है, चिल्लास से निकलती है, पहला और तीसरा इसमें सही है। ये दमचौक से प्रवेश करती है, चिल्लास से निकलती है। कहां से? दमचौक से प्रवेश करेगी और चिल्लास से निकलेगी। कहां से? चिल्लास से निकलती है, निकलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर प्रवेश कहां से और इसका एग्जिट कहां से, इसके बारे में याद रखना। सारे सही नहीं है, ठीक है। मैंने बताया 2019 से पहले ये कथन सही था, लेकिन वर्तमान में यह कथन गलत है। अगला प्रश्न सिंधु नदी के बारे में आप बताएं। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थ से साउथ के क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में इसके क्रम को मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताता हूं। ध्यान रखने का तरीका, आई लिखना पहले, JCRBS, ये नॉर्थ से साउथ का क्रम। इंडस हटा दीजिए, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज है, करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। झेलम कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। चलो, चिनाब कहां से निकलती है? चंद्रभाग है, बारालाचाला दर्रे से निकलती है जो हिमाचल में है। रावी कहां से निकलती है? पुरुषनी नदी आपकी कहां से निकलती है सर? पुरुषनी नदी के बारे में बताइए। सतलुज कहां से निकलती है सर? राकस से निकलती है। राक्षस ताल जो आपको देखने को मिलता है वहां से निकलती है। लेकिन वहीं जो आपके, अगर हम बात करते हैं कि रावी नदी कहां से निकलती है, इसके बारे में बताइए। कहां से निकलती है रावी रिवर? बेटा रावी के ओरिजिन का पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रावी। खुल के खेलो। मैंने बताया झेलम का क्या, शेषनाग के पास बैरीनाग। चिनाब का मैंने बताया बारालाचाला। इसके बारे में बताइए। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। और सतलुज कहां से निकलती है? सतलुज राक्षस ताल से निकलती है। सतलुज कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। ये सवाल भी भाई बहुत बार बनेंगे आपके, तो ऐसा ना हो कि आप इनको कभी भूल जाए, तो याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती अपवाह है, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। आप भी समझते हैं जी, बिल्कुल एंटीसीडेंट रिवर है। हम इसको एंटीसीडेंट रिवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले से बह रही है भाई, ये पहले से बह रही है। दूसरा, ये हिमालय के उत्थान से पहले, करेक्ट बात है। एग्जैक्टली इसमें पूर्ववर्ती अपवाह की डेफिनेशन पूछी थी। क्या आप हमें बताएंगे कि सर एंटीसिपेटेड या एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है? वे नदियां जो हिमालय के पहले से, वे नदियां जो हिमालय के पहले से और हिमालय को काटकर उन्होंने अपना रास्ता बनाया। तो एग्जैक्ट बात यही है। ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। करेक्ट स्टेटमेंट आपका तीसरा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा सवाल। सूची 1 नदी को सूची 2 उद्गम स्थल से सम्मिलित करिए। झेलम आपकी कहां से निकलती है? मैं बता चुका हूं, झेलम निकलती है शेषनाग के पास, बैरीनाग झील से निकलती है झेलम। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, कोई दिक्कत तो नहीं, ए का 2। दूसरी चिनाब जो निकलती है, चिनाब तो रोहतांग से नहीं, चिनाब निकलती है बारालाचा से। 2 का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, दोनों में सही है, बी का 1। रावी निकलती है रोहतांग से, सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 होना चाहिए, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी का 3 होना चाहिए, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए, मजा आया, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न है, 5वां सवाल है, सिंधु जल समझौते के संदर्भ में आपको बताना है, सिंधु जल समझौते के बारे में बताइए। भारत और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 नदियां मिलती हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। JCR मिलती हैं आपके किसको, IJC जो मिलती है वो मिलती है पाकिस्तान को, और RBS जो आपको देखने को मिलती है, RBS जो आपको देखने को मिलती है वो किसको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, ये इसके बारे में भी आप समझिएगा। ठीक है, इसके बारे में भी आप समझिएगा कि सर IJC इसका पानी मिलता है पाकिस्तान को 80%, राइट। अब ये है, तीनों नदियों पर जल का पूर्ण अधिकार है, इसको लगभग हम 80% ही मानते हैं, राइट। दूसरा है, भारत पश्चिम नदियों के जल का उपयोग केवल गैर नॉन कंजप्टिव कार्यों के लिए ही कर सकता है, ये भी कमाल की बात है, केवल ये नॉन कंजप्टिव कार्यों के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप पूरा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों ही कथन आपके करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही कथन इसमें करेक्ट है। ऐसा ही जीवन में आपको बन के रहना है, यही तो कमाल की बातें होती हैं। अविश्वसनीय, बस अब मैं आपको बता नहीं सकता बात क्या है। ठीक है, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यही चीजें हैं जो आप कमाल की। सर मैं हनुमान जी से पूछ के आया हूं, फिर अच्छा आपस में जो चल रहा है तो ओहो हो, सिंधु नदी जल समझौते में अभी भी चल रहा है क्या? नहीं, पाकिस्तान इससे बाहर हो चुका है 1971 में, इंडिया भी इससे बाहर हो चुका है, अब केवल ये कॉन्सेंट के बेसिस पर चल रहा है। इंडिया अभी रिसेंटली इसमें बाहर हुआ था, ठीक है, याद रखना, ये 1960 में हुआ था। अब पाकिस्तान इससे ऑलरेडी बाहर होने की घोषणा कर चुका, इंडिया ने भी ऑफिशियली घोषणा कर दी कि हम इसमें शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं, छठा, किस नदी को चंद्रभाग नाम से जाना जाता है? और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रभाग का मतलब होता है चंद्रा प्लस भागा नदी, चंद्रा प्लस भागा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रा प्लस भागा नदी चिनाब नदी को कहा जाता है, वैसे इसका नाम अश्किनी भी है। आप तुम खुद भी समझोगे कि सर आस्की भी तो चुनावों में ही चलती है, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि चुनावों के लेवल पे आस्की भी चल रही है, तो हमें उसको भी थोड़ा सा टैकल करना पड़ रहा है, समझ के चलिए। अगला प्रश्न ये रहा, झेलम नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? श्रीनगर से होकर बहती है, वुलर झील में गिरती है। वाह जी वाह, क्या बात है झेलम रिवर के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सर ये आप भी समझते हैं कि ये कथन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गलत ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यह आपकी कहां से निकलती है? चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के जो तांडी जो जगह है, लाहौल स्पीति तांडी, इससे निकलती है, चंद्रभाग मिलती है, वो बनाती है। फिर दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार ऐसी परियोजना पर ये काम भी करती है, राइट, ये भी समझिए। बट अगर हम बात करते हैं, अरे झेलम का पूछा, सॉरी सॉरी, मैं तो चिनाब की बताने लगा था, चिनाब की बताने लगा था, ये सही है। हाँ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है, ये विसर्पण के लिए फेमस है, बिल्कुल है। किशन गंगा इसके बाएं तट की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट, किशन गंगा इसकी नदी नहीं तो है, देखो याद रखना, ये जो किशन गंगा है इसकी सहायक नदी तो है, बट ये जो नदी है यह इसके सीधे हाथ के तट पर लगती है, यानी राइट बैंक रिवर है। यानी कौन सी बैंक रिवर है? सो दिस इज राइट बैंक रिवर है, ये इसकी राइट बैंकवा रिवर है, इसकी राइट बैंक रिवर है इसकी। मतलब समझने वाली बात ये हुई कि सर ये इसके बाएं तट पर नहीं, दाएं तट पर आती है किशन गंगा। स्टेटमेंट गलत है, यही सही होगा। नहीं नहीं, ये श्रीनगर बिल्कुल कर दिया झेलम। देखो अगर झेलम नदी को मैं समझाना चाहूंगा, मैप बना दूं झेलम का, बेटा झेलम का मैप देख के तुम्हारे बिचलना जाओ तो बेकार रहे। ऐसे आपने देखा है, यहां से निकलती है रिवर, यहां से ऐसे जाती है, ऐसे झूमती हुई, और फिर ऐसे आती है, ऐसे, ये इसकी बाउंड्री बनाती है, करेक्ट है। किशनगंगा इसकी है बट राइट साइड की है, RHS। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 8वां सवाल है, सिंधु नदी की दाएं तट की रिवर आप बतानी है, दाएं तट की रिवर आप बतानी है, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बतानी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बता दीजिए सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका क्रम क्या होगा? कमाल की बात फिर से वही होगी। अच्छा इसमें से रिवर ऑफ डेथ कौन सी है, बताओ, रिवर ऑफ डेथ बता दीजिए, इसमें हम किस रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहते हैं? इसमें से कौन सी नदी रिवर ऑफ डेथ कहते हैं? करेक्ट आंसर बहुत आसान है, श्योक, गिलगित, काबुल और गोमल, करेक्ट आंसर यही है। बट इसमें रिवर ऑफ डेथ कौन सी कह रहे हैं?
सर लेखपाल के लिए क्लास कब चलेंगे? यार मैं लेखपाल की क्लास का टाइम शेड्यूल पूछना चाह रहा हूँ कि किस टाइम लेखपाल की क्लास को लगाया जाए। लेखपाल की क्लास का टाइम बताता हूँ। वो लेखपाल, होमगार्ड, ठीक है, और यूपी पुलिस तीनों के लिए चलेगी, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो तीनों के लिए जरूरी होगा। बताइए, अगर हम बात करते हैं जो रिवर ऑफ डेथ है वो कौन सी है? सर रिवर ऑफ डेथ किसको कहा जाता है उसके बारे में समझिए। श्योक नदी रिवर ऑफ डेथ कहलाती है। श्योक नदी ही रिवर ऑफ डेथ कहलाती है। काबुल नदी हिंदुकुश पर्वत से निकलती है। गोमल जो है यह आपके सुलेमान पर्वत से निकलती है। यह कहां से निकलती है? हिंदुकुश से निकलती है, हिंदुकुश से निकलती है, और ये सुलेमान से निकलती है। सुलेमानी, सुलेमानी, ये सुलेमान पर्वत से निकलती है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत भी आएगी, आप तगड़े लेवल पे याद रखेंगे। वाह जी वाह, हटो बच्चों। मैच द फॉलोइंग है। पोंग बांध कहां देखने को मिलता है? सर पोंग बांध को मैच करना सबसे आसान होगा। पोंग बांध को मैच करना सबसे आसान होगा, क्यों? क्योंकि पोंग बांध हिमाचल में है और ये ब्यास रिवर पर बना हुआ। मैन मेड है इसलिए खास भी होता है, मैन मेड है इसलिए इसको खास भी बोलते हैं। श्योक की सहायक नुब्रा है, श्योक और नुब्रा दोनों मिलकर फिर इंडस वैली के अंदर अपना जल गिरा देती हैं, ये भी है। ठीक, चलिए दूसरा है उरी परियोजना। उरी बाबा, उरी बाबा आप देखो देखने को मिलता है। उरी बाबा के बारे में याद रखना है, झेलम पे है। अब देखो अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान उरी स्ट्राइक को झेल नहीं पाया, इसलिए झेलम पे होगी। रणजीत सागर, ये तीन सागर जो आपको देखने को मिलती है, ये रावी रिवर पे है रणजीत सागर, तीन सागर। और सलाल आपको देखने को मिलते हैं चिनाब। सलाल बवाल, सलाल बवाल काफी हद तक मैच कर रहे हैं, सलाल और बवाल। तो करेक्ट आंसर यह सलाल चिनाब पर देखने को मिलते हैं। पंकज भाई नमस्ते, करेक्ट आंसर इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां। दोआब के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। दोआब क्षेत्र में विश्व, सर बहुत आसान होगा, ब्यास और सतलुज। ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 दो में है। बारी, ये है आपकी क्या बारी है, तो ब से हो जाएगा ब्यास और र से हो जाएगा रावी। बी का 1 होना चाहिए। फिर से पहला स्टेटमेंट सही, 1 2 3 4 याद रखना, बहुत बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न ये रहा। सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सतलुज रिवर है, इसके बारे में आपको कुछ कथनों पर विचार करना होगा, तो इसके बारे में विचार करके रहिए। ठीक बात है, बहुत बेहतरीन सर जी। सतलुज के बारे में बात करते हैं। भारत की शिपकिला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है, कौन सी? सतलज रिवर। सतलज रिवर शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। पहला ही सवाल आपके सामने फेंक के मारा है, मुंह पे फेंक के मारा है, मुझे समझना। करेक्ट। सतलुज निकलती कहां से? राक्षस ताल से निकलती है। भाखड़ा नागल बना है, बना है। पूर्ववर्ती है, बिल्कुल है, क्योंकि ये हिमालय के पहले से है। हिमालय को काट के इसमें रास्ता बनाया ना मेरे लाल। करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर सही बात करता हूं तो 1 2 3, ठीक है, सबकी बजेगी बी। करेक्ट आंसर 1 2 3। क्या बात है। लीजिए 12वें नंबर का प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा रावी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी इसकी खोज करते हैं। कमाल की बात है, देख रहे हो हिस्ट्री को भी यहां पर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल बताइए। सिंधु नदी तंत्र के अपवाह क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य या यूटी शामिल है? सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र में आप बताएंगे कौन सा राज्य या यूटी शामिल? अच्छा, यूटी इज नॉट इंक्लूडेड, जो शामिल नहीं है, आप बताएं। सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र की हम बात करते हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं, बताइए। क्लास के अंतर्गत काफी हद तक बच्चे आ चुके हैं, बताइए। आगे हम बात करते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपस में आप लड़े ना भाई। अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड को, अगर आप देखेंगे तो यह इसके बेसिन का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड इसके बेसिन का हिस्सा नहीं है, बाकी सब इसके बेसिन का हिस्सा है। यहाँ इसका बेसिन बहुत फैला हुआ है, उत्तराखंड में इसके बेसिन का विस्तार नहीं है। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है। ब्यास नदी के संदर्भ में कौन सा कथन विशिष्ट है? ब्यास रिवर के बारे में बताइए। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्यासी। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, ब्यास रिवर जो है ये सिंधु की सबसे सहायक नदी है, बिल्कुल नहीं। इसका उद्गम राक्षस ताल से होता है, वो सतलुज का होता है, ना कि ब्यास का। ये तो ब्यास कुंड से निकलती है ना, ठीक है, ब्यास कुंड से निकलती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रभाव पूर्णतः भारत में करेक्ट है।
ये पाकिस्तान में चुनाव से मिलती नहीं, ये सतलुज से पहले ही मिल जाती है। कहाँ? ये है कपूरथला में ही मिल जाती है, कपूरथला में ही मिल जाती है। कमाल की बात थी ये भी। लीजिए अगला सवाल 15वें नंबर का है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द जास्कर रेंज? लद्दाख और जास्कर से कौन सी रिवर निकलती है? बताइए, बगैर परेशानी इसके बारे में आप चर्चा करिए। बताइए फटाफट से बगैर परेशानी के। चलो कोई दिक्कत नहीं है, खुल के खेलिए। मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। ऑब्वियस ही बात है, लद्दाख और जास्कर के बीच में जो बहने वाली नदी है वो कोई और नहीं बल्कि सिंधु ही है। सिंधु ही है भाई साहब आपकी। आगे चल के जास्कर के और काराकोरम के बीच में बहती है। श्योक नदी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में झमाझम बहती आ रही होती है। क्या बात है। देखो सिंधु रिवर के बारे में पढ़ के कैसा लगा आपको? अपने मन से बताइए, मन से कैसी आवाजें निकल रही है? हुल्ला तो नहीं काट रहा आपका मन? मनवा लागे लागे रे, मनवा रे, ऐसा तो नहीं हुआ? पानी पिएंगे? अभी आपको पानी पिलवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हंसते हंसते पानी पिएंगे आप? क्या बात है। मैंने हमेशा आपसे कहा है खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में बस तुम ऑनलाइन हो तो सिर नहीं फोड़ सकते एक दूसरे का, इसलिए मुझे काफी मजा आ रहा है आप लोगों को इस प्रकार से देखते हुए कि वाह क्या बात है। अज्जू का कहना है आज रात को क्लास होगी। बेटा क्लास क्या होता है, आज रात को महा क्लास होगी, लगभग 10 घंटे हटो बचो क्लास होगी। वाह जी वाह। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास औंगशी हिमनद के पास से होता है, पहला स्टेटमेंट। तिब्बत में यह यार्लुंग शांगपो के रूप में जानी जाती है, हिमालय की पैरेलल बहती है, ये भी सही है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम, जैसे आप लोग हैं, आपके भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकते हैं। और वो ऐसा मैंने क्यों बोला? देखो आपके घर वाले आपको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो क्यों बुला सकते हैं उसके पीछे का भी एक लॉजिक रहता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी जरा रुकना एक सेकंड मेरे लाल। चलो कोई नहीं, खुल के खेलो। देखो जैसे आपके घर वाले हैं, जब आप छोटे होंगे तो आपके घर वाले आपको गोलू बुलाते होंगे, फिर आप बड़े हो गए, आपके घर वाले आपको मोटू बुलाने लगे, फिर आप और बड़े हो गए तो आपका वजन अभी भी ज्यादा है, कम नहीं हो पा रहा, तो आपके घर वाले आपको गोलू या मोटू बुलाने की जगह सांड बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि आप अपने घर वालों को परेशान कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी उम्र के साथ आपका नाम परिवर्तित होता जाएगा, गोलू, मोटू, सांड, उसके बाद और भी आगे आगे नाम बनेंगे। बट उसी प्रकार से जब ये निकलती है औंगशी ग्लेशियर के पास, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, तो इसका नाम शेंगपो होगा। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल में आएंगे, इसका नाम दिमांग हो जाएगा। असम वैली में आएंगे, फिर असम वैली में आकर जो इसका नाम परिवर्तित होकर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। फिर यह बांग्लादेश में जाएगी, इसका नाम जमुना हो जाएगा। फिर इसके अंदर पद्मा रिवर यानी गंगा मिल जाएगी, मेघना मिल जाएगी, इसका नाम बराक हो जाएगा। बराक मिल जाएगी, इसका नाम मेघना हो जाएगा। ऐसे ही मजा आ गया। देखिए तिब्बत, अच्छा अरुणाचल, इसके नाम बता रहे हैं। तिब्बत में इसका नाम शेंगपो है, एकासी, एकासी है, एकासी है। अरुणाचल में इसका नाम क्या होता है? शियांग या दिहांग होता है। तो दो का भी होना चाहिए, बात खत्म हुई। मैं ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूं, इतनी ही बुद्धि मुझ में है। बांग्लादेश में इसका जमुना है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र। क्या मजा आ गया। ठीक है, याद रखिए तीसरा प्रश्न ये रहा। अगर हम बात करते हैं सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, तीस्ता, सेलेक्ट द करेक्ट, कौन सी दाएं तट की रिवर है? बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जो राइट बैंक रिवर है? अगर मैं बात करता हूँ राइट बैंक के बारे में बात करता हूँ तो जो धनसिरी है लेफ्ट हैंड साइड की रिवर है, एलएचएस है। धनसिरी इज एलएचएस। धनसिरी एक एलएचएस रिवर है। धनसिरी क्या है मेरे लाल? धनसिरी एक एलएचएस रिवर है। बाकी जितनी भी रिवर है वह आपको देखने को मिलती है वो आरएचएस। तो पहला, दूसरा और चौथा, वन टू का फोर, वन टू का फोर मारूंगा इतना, आयु करा दूंगा। 30 तक कित जाओगी फिर? है ये ढंग से हो? हिमांशु यादव तुम्हारा नाम परिवर्तित होकर मैं हिमांशु से दरोगा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए,
ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा के पास एक महावक्र ग्रेट बैंड बनाती है। मतलब तुरंत ऐसे, ये है ग्रेट बैंड, देखो इधर से आ रही है, ग्रेट बैंड है, इसको यूटर्न बोलते हैं। ऐसे घूमती है, झकास तरीके से घूमती है, देसी घूम जाए, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। वहां पर काटकर एक महाकुंड बनाती है, इसको दिबांग गॉर्ज बोला जाता है। दिबांग गॉर्ज जिसको बोला जाता है, दिबांग गॉर्ज, दिबांग। अच्छा, आपके अपने आज मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद हमारे बुआ के छोरे का फोन आया। अच्छा, मेरे बुआ के छोरे मेरे से बड़े हैं, घने बड़े हैं मेरे से, मतलब 10-15 साल 20 साल बड़े हैं मेरे से बुआ के छोरे। फिर आज उनका फोन आया कि भाई वो एक ब्याह में जाना था, जा रहा है। मैं यार, मैं तो पता ही नहीं ब्याह भी है किसी का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बता ही नहीं तुझे मामा ने। अब मेरे पापा मामा लगेंगे ऑब्वियसली उनके, तो मैं यार मामा का फोन तो आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर तुम ही हो आओ। कह लगे अच्छा, जाना दूर था, दूर जाना था, इसलिए उन्होंने फोन करा था। तो उन्होंने कहा एयर टिकट पड़े हैं भाई हमारे पास, एक्स्ट्रा हैं, आना हो तो देख ले, क्योंकि पापा ने तेरा भी करा रखा था। मगर लाडले, मैंने नहीं आ रहा स्वाद, पहुंचो तुम ही। ठीक है, आगे बढ़िए। 5वां सवाल ये रहा, माजुली द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, राजस्थान में थी शादी, राजस्थान में शादी थी, तो करो कि भाई इस लेवल की शादी हुई है, मैं चिप चिप चिप। अब बताइए, ठीक है, चलिए अब फटाफट आप बताएंगे कि होती रहती है अपने, ठीक है, मामा के छोरे से बात हो जाए, ठीक है। लो, यहाँ क्लास में तो अभी बाय होने लगी, रुको तो मैं बाय कर दूंगा अभी। ये मैंने पूछा है कि माजुली द्वीप के बारे में, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये स्टेटमेंट सही है, ये असम राज्य में बिल्कुल सही है, ये भारत में जिला बनाया जाने वाला पहला द्वीप है, करेक्ट है। ये तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम पर बिल्कुल नहीं सर, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर पूर्णतः स्थित है। इसकी पॉपुलेशन 1.5 लाख हो गई, इस वजह से इसको डिस्ट्रिक्ट बना। क्या बात, आगे बढ़िए। तीसरा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उद्गम तीस्ता रिवर, कि इसका जो उद्गम होता है वो छोलामू झील से होता है, करेक्ट है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह कभी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन 1787 की बाढ़ के बाद यह मार्ग बदलकर ब्रह्मपुत्र में। सटीक आंसर, मजेदार आंसर, बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करते हैं, करेक्ट है पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें सही जवाब आपको देखने को मिलेगा, यही सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आपसे पूछा गया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि भाई कौन से ऐसे डैम है जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे बने हैं। झांगमू, रंगा नदी और रंगित बांध, कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर पे कौन कौन से हैं, और खुल के बताना है, ऐसा ना हो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्या बात है, मजा आ जाए। तो इसके बारे में आप बताएंगे बगैर परेशानी के कि करेक्ट आपको क्या देखने को मिले, बताइए। अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा उसको आप समझिएगा। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, क्या बात है सर, क्या बात है, पूरा खुल के खेल रहे हैं बच्चे, बच्चे फुल फुल के खेल रहे हैं भाई। चलो, आपके कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे थे, अब वो दिखाई, कमेंट्स में इशू हो गया था, अब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, चलो 7th अभी भी नहीं दिख रहा है, क्या है ये। अब ठीक है बच्चे, बताइए। आंसर है वैसे आसान इसका, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके बारे में आप सीधा याद रखेंगे। क्या है इसका, सर ये तीनों में देखने को मिलते हैं, 1 2 3, ऑल ऑफ दीज, इस सब के अंतर्गत यह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के क्रम में, यानी वह वेस्ट साइड से लेकर और पूर्व की तरफ उसको आपको लेकर जाना है। पश्चिम से आपको पूर्व की तरफ उसको लेकर जाना है, तो वह आप व्यवस्थित कर दीजिए। किस प्रकार से वह व्यवस्थित आपका आराम से हो पाएगा, बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, ये आपको देखने को मिलते हैं। अब सुबनसिरी तो इसमें है नहीं, ठीक है।
बट इसके अंतर्गत हम बात करें तीस्ता, मानस, सुबनसिरी और लोहित तो है, ये आपको देखने को मिलता है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बड़ा डायरेक्ट क्रम याद रख लेना, आपका इसमें बहुत तगड़ा कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, है ना, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, खुल के खेलना है बाकी आपको, ठीक है। 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है, असम में सदिया से डोगरी तक फैला हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा कथन इसके बारे में सही है, बताइए। अच्छा, एनडब्ल्यू नेशनल वाटरवे 2 की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बिल्कुल है, असम में सदिया से दोनों स्टेटमेंट है। नेशनल वाटरवे 1 जो है हमारा, वह प्रयागराज से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवे 2 जो है हमारा, वह सदिया से लेकर डुगरी तक है। बात है समझ, ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया देवशीन, क्या बात है, आपने तो मजा मान लिया। अत्यधिक अवसादन सेडिमेंटेशन के कारण किस नदी को भारत की लाल नदी बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं लाल नदी। कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है, तो इसको तिब्बत में लाल रिवर भी बोलते हैं, अवसादों को लाने की वजह से। तथास्तु परसों से शुरू है, एंशियंट स्टार्ट करेंगे। द ब्रह्मपुत्र इज ए ब्राइडेड रिवर इन द असम वैली। अगर हम बात करते हैं इसके जेंटल स्लोप की वजह से, इन द वैली द रिवर डिपॉजिट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स क्रिएटिंग मल्टीपल चैनल्स। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी बनाती है, घाटी में ढाल कम होने के कारण नदी भारी मात्रा में अवसाद लेकर। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला 12वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की लेफ्ट बैंक की सहायक नदी नहीं है? लेफ्ट बैंक की सहायक नदी कौन सी देखने को नहीं मिलती, बताइए। लेफ्ट बैंक की सहायक नदी आपकी कौन सी देखने को नहीं मिलती, बताइए। सर अगर हम बात करते हैं, बूढ़ी दिहांग है, धनसरी है, कोपली है और कामेंग है, बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। देखो धनसरी तो 100% है, धनसरी तो 100% है, आपने पढ़ा है धनसरी को, मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा है कि भाई धनसरी तो 100% होगी, है, याद रखना। बट जो कामिंग है बेटा, ये आरएचएस, ये राइट हैंड साइड ट्राइब्यूटरी है, आरएचएस है ये राइट हैंड साइड ट्राइब्यूटरी है मेरे लल्ला। कौन सी है? आरएचएस, राइट हैंड साइड ट्राइब्यूटरी है ये, ठीक है, नहीं याद रखना, बढ़िया बात है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चे पूछ रहे हैं एनटीपीसी यूजी के लिए, अच्छा मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको बता। नहीं बच्चे, जो बूढ़ी दिहांग है, दिहिंग नदी है, वो तो लेफ्ट हैंड साइड है, इंडिया में से निकलती है, मेघालय की पहाड़ियों से। पढ़े हो ना ज्योग्राफी में मेघालय की पहाड़ियां? मैंने मेघालय की पहाड़ियों में वैसे भी उसको जल्दी जल्दी में ही बताया था, क्योंकि वन शॉट था, बट बताया था मैंने। बहुत बढ़िया बेटा। दिबांग एंड लोहित रिवर्स ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र एट विच प्लेस? दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र को कहां पर जुड़ती है? बढ़िया है। तो अगर हम बात करते हैं कहां पर यह जुड़ती हैं, उसके बारे में बताएं सर, ये जगह बनाती है कहीं ना कहीं, जुड़ती कहां पे वो बता। सदिया से ढोरी तक जब ये जाता है, तो सदिया क्षेत्र इसीलिए फेमस है कि मैं तेरी शादी में आऊंगा, अकेला नहीं, दिबांग के साथ, लोहित के साथ, लोहे का बन के दिबांग के साथ तेरे ब्याह में आऊंगा, तेरी शादी में आऊंगा, ऐसा ब्रह्मपुत्र से लोग कहते हैं। अरे जलवा है ब्रह्मपुत्र का। आगे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के प्रवाह के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गारो पहाड़ियों के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तीस्ता से मिलने के बाद ये जमुना के नाम से जानी जाती है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? वाजिब। देखो सर, ब्रह्मपुत्र का प्रवाह हम बात करते हैं, ये गारो पहाड़ियों के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो आपको भी पता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए ये किसका, बिल्कुल आप ये समझिए गारो पहाड़ियों के खोपड़ी में से प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल ये सटीक आंसर है। दूसरा है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखेंगे, शाबाश है, बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि अरुणाचल प्रदेश, असम, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र बेसिन का हिस्सा है? अरुणाचल है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है। सारे हैं, सारे के सारे हिस्से हैं भाई, ये सबके सब हिस्से हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं, ये सबके सब हिस्से हैं मेरे लाल। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे होकर निकलती है, परफेक्ट आंसर, तो आप इसको भी याद रखें। तो मेरा ज्योग्राफी के अंतर्गत जो बेस्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला थी, उसमें आज मैंने इन क्वेश्चंस को क्लियर किया आपके सामने। यह जो क्वेश्चंस हैं हम यहां तक क्लियर कर चुके हैं, इंडस तक और ब्रह्मपुत्र तक। अगली क्लास कल फिर होगी,
ज्योग्राफी की ही होगी। उसके अंदर हम गैंगीज को, साउथ इंडियन रिवर्स को, हिमालय को खत्म करेंगे। फिर अगली क्लास में सारा पोर्शन खत्म करेंगे, यानी 3 क्लासेस में ज्योग्राफी को निपटा। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया। अब रात की क्लास के लिए आप सभी लोग रेडी रहना, राइट। रात की क्लास के लिए आप सभी लोग रेडी रहना। अब रात की क्लास आपकी कहाँ आपको देखने को मिलेगी वो भी बता देते हैं। रात की क्लास आपकी लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बेटा करंट अफेयर की आज नहीं है। अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर की आज ना होकर ये आपकी 8 तारीख में है, आप देख लेंगे बेटा इसको 27 घंटे बाद का कर दिया गया क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा, है ना। हाँ, आज हम हिस्ट्री की क्लास जरूर करेंगे और इसमें पूरी हिस्ट्री करेंगे, मतलब एक भी पॉइंट हिस्ट्री का इधर से उधर नहीं। पूरी हिस्ट्री लगभग 10 घंटे की क्लास होगी, खाना वाना खा के। जय हिंद, वंदे।